Hello everyone, welcome back to our next lecture of accounts, in which we are going to start with a new chapter, that is bank reconciliation statement. तो बैंक reconciliation statement को हम लोग फॉर्म में BRS भी कहते हैं। तो व्हाट इज दिस BRS? यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है? तो यहाँ पर होता ये है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मेनली आपको बनाना क्या होता है और क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बेसिक्स में जाएंगे। तो पहले ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर है क्या चीज? तो ये चैप्टर जो है दिस इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पे आपको रिकंसिलिएशन करना है, एक स्टेटमेंट बनाना है जहां पर आपको रिकंसाइल करना है, जिसको हम लोग रिकंसिलिएशन बोलते हैं। मतलब चेक करना है आजू बाजू, आजू बाजू इन द सेंस मतलब क्या? मतलब एक को दूसरे से चेक करना है। तो क्या चीज? तो यहाँ पर हम लोग कैश बुक बनाते हैं, अगर आपको याद होगा तो। हाँ सर, हम लोग कैश बुक बनाते हैं, मतलब वो सब्सिडियरी बुक्स था। तो सब्सिडियरी बुक्स के अंदर हम लोग कैश बुक बनाते हैं। अब कैश बुक के अंदर हम लोगों का अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश बुक था। तो उसके अंदर अगर आपको याद होगा तो एक था डबल कॉलम कैश बुक। हाँ सर, डबल कॉलम कैश बुक था। तो उसके अंदर जो कॉलम्स आपको मिलता था वो आपको दो कॉलम्स रहता था, एक आपका कैश का रहता था और दूसरा आपका बैंक का रहता था। तो यहाँ पर वो कैश बुक में, डबल कॉलम कैश बुक में आप जो है वो बैंक में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब अगर बैंक में पैसा आ रहा है तो वो आप एंट्री करते थे, और जो बैंक से पैसा जा रहा है वो भी आप एंट्री करते थे अपने कैश बुक में। ठीक है? तो ये आप अपने हिसाब से जो भी बैंक का ट्रांजैक्शन है, मतलब जो बैंक में पैसा आया है या पैसा गया है या जा रहा है, वो आप रिकॉर्ड करते हो। तो अगर आपको बता देते हैं हम कि आपके बैंक में पहले से 100 रुपया था और आप रिकॉर्ड किए हो कि 100 रुपया आया है, तो 200 हो गया, और उसमें से अगर 50 आपका गया है कहीं, तो 50 गया, मतलब आपके पास बचना चाहिए 150 रुपया आपके हिसाब से दिख रहा है। तो बैंक वाला क्या करता है कि जैसे आप कैश बुक बनाते हो, तो उसी तरीके से जब आप बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हो तो बैंक वाला आपको एक पासबुक देता है। पासबुक, जहां पे बैंक वाला आपके अकाउंट में जो जो पैसा आपके अकाउंट में आया है और जो आपके अकाउंट में से पैसा गया है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो जो पासबुक है वो मेंटेन करता है बैंक वाला, और जो कैश बुक है वो आप मेंटेन करते हो। और अपने कैश बुक में कैश का तो आप रिकॉर्ड रखते ही हो, और साथ साथ आप बैंक में भी जो पैसा आया और गया उसका भी रिकॉर्ड रखते हो। तो आपको पहले से पता रहता है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा अभी होगा या है, ये बात आपको पता होगा। तो जब आप जाते हो बैंक और बैंक से पासबुक आपको देता है, वो पासबुक को आप अपडेट करवाते हो, तो वो अपडेट करके देता है और बताता है कि बैलेंस कितना है। तो आप भी अपने हिसाब से सोचे थे कि मेरे अकाउंट में 150 है, और जब आप पासबुक देखे हो अपडेट कराने के बाद, मतलब बैंक वाला उसके अंदर अपडेट कर दिया है, मतलब अभी तक का जितना भी एंट्रीज हुआ है वो एंट्रीज वो उसके अंदर दिखा दिया है, तो उसमें भी दिख रहा है कि 150 रुपया है आपके अकाउंट में। तो आप तो खुश हो जाओगे कि हाँ सर, हम अपने हिसाब से सोचे सोचे 150, और बैंक जब हमको वो पासबुक अपडेट करके दिया तो उसमें भी 150 है, तो हमको तसल्ली हो गया है। तो ये हमेशा नहीं होगा, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ये दोनों डिफरेंट रहेगा। तो ये जो डिफरेंट रहेगा ना, तो आपको वही डिफरेंस निकालना है कि ये जो डिफरेंस है, अगर मान लो आप सोचे थे कि 150 रुपया है, और जब बैंक में गए और पासबुक को अपडेट कराए तो पता चला सिर्फ बैंक वाला बताता है कि आपके अकाउंट में 100 रुपया है। तो देखो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो 150 होना चाहिए, पर बैंक वाला बोलता है 100 रुपया। तो अब यहाँ पर मेरा 50 का डिफरेंस आ गया है। तो यही डिफरेंस को फाइंड आउट करना है कि ये 50 का डिफरेंस क्यों है, क्या रीजन है जो ये दोनों मैच नहीं हो रहा है। ये दोनों मैच होना चाहिए था। 150 अगर हम सोच रहे हैं अपने हिसाब से, तो 150 उसका भी चाहिए था उसके हिसाब से, पर 150 नहीं 100 है। इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हमसे हुआ है या उससे हुआ है, या फिर ऐसा हो सकता है कुछ हम रिकॉर्ड करना भूल गए हो अपने हिसाब से और बैंक वाला उसको रिकॉर्ड कर दिया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम कोई चीज रिकॉर्ड किए हैं और बैंक वाला रिकॉर्ड नहीं किया हो।
तो ये सब डिफरेंसेस आ सकता है। तो यही डिफरेंस आपको निकालना है कि अगर दोनों में डिफरेंस है तो ये डिफरेंस का कारण क्या है, ये डिफरेंस किसके वजह से है। तो बस यही चीज हम लोगों को यहाँ पर एक स्टेटमेंट बनाकर निकालना है और उसी का नाम हम लोग दे देंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आया समझ में? तो मेन निचोड़ यही है। अब हम लोग चलते हैं अपने बुक के तरफ और जो जो बैंक का डॉक्यूमेंट्स होता है वो उसके ऊपर एक झलक देख लिया जाए तो पता रहेगा क्या होता है नहीं होता है। सो ठीक है, तो आते हैं अगर हम लोग बैंक टाइप्स ऑफ बैंक डॉक्यूमेंट्स में, अगर आप पेज नंबर 178 में आ जाइएगा तो आपको वहां पर टाइप्स ऑफ बैंक डॉक्यूमेंट मिलेगा। मतलब जब आप बैंक जाओगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहां पे दिखता है, मतलब क्या क्या चीज आपको बैंक में दिखेगा, मतलब स्लिप टाइप का या फिर कोई ऐसा पेपर टाइप का। तो वो सब पेपर क्या क्या होता है, किस तरीके का पेपर आपको बैंक में दिखेगा। तो जो सबसे पहला यहाँ पर बोला है वो है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप तो ये पे इन स्लिप क्या होता है, तो देखो यहाँ पर जब आपको अपने अकाउंट में पैसा जमा करना है, जब आपको अपने अकाउंट में पैसा जमा करना है तो आप, अगर आपका बैंक है HDFC, आप अपना आपका जो अकाउंट है वो HDFC बैंक में है, मतलब आप HDFC का एक अकाउंट होल्डर हो, मतलब आप एक अकाउंट खुलवाए हो HDFC बैंक में। तो HDFC बैंक वाला आपको एक अकाउंट नंबर दे देगा, एक अकाउंट नंबर दे देगा जो कि आपका हो जाएगा। एक अकाउंट नंबर दे देगा, जैसे मान लो 1154, ये आपका अकाउंट नंबर है। मतलब आप कभी भी 1154 बोलोगे तो वो आपका डिटेल बताएगा, ना कि मेरा डिटेल बताएगा। मेरा भी HDFC अकाउंट, HDFC बैंक में मेरा भी अकाउंट होगा तो मेरा अकाउंट नंबर अब 1154 नहीं होगा। अलग अलग अकाउंट नंबर अलग अलग लोगों का होता है। जब सब सेम अकाउंट नंबर हो जाएगा तो किसका पैसा है वो पता नहीं चलेगा, इसलिए अकाउंट नंबर सबको अलग अलग अलॉट होता है। तो आपको एक अलॉट हो जाएगा अकाउंट नंबर। अब आपको ये बैंक में पैसा जमा करना है तो आप क्या किए, आप दौड़े दौड़े, आपके पास कैश में पैसा पड़ा हुआ था तो आप HDFC बैंक पहुंचे और HDFC बैंक में जाकर आप पैसा जमा करना चाहते हो अपने अकाउंट में। जब आप पैसा जमा करोगे अपने अकाउंट में, जब आप पैसा जमा करोगे अपने अकाउंट में तो आप ऐसे ही, जो वहां बैठा होगा कैशियर, आप उसके पास गए और 1000 रुपया दे दिए, बोले मेरा अकाउंट में जमा कर दो। तो क्या वो आपका अकाउंट नंबर याद रखेगा? ऐसा ऐसा तो कितना अकाउंट नंबर है, तो आप किसका अकाउंट नंबर वो याद रखेगा? तो वो आपको कहेगा बाबू जाओ और एक स्लिप है वहां पे, या एक डॉक्यूमेंट है, एक पेपर है जिसका नाम है पे इन स्लिप, वो वाला स्लिप को आप वहां पे भरो, फिलअप करो। और उसके अंदर क्या भरना पड़ता है? आपको अपना नाम भरना पड़ता है, आपको अकाउंट नंबर भरना होता है, डेट भरना होता है, फिर आपको कितना अमाउंट आप जमा कर रहे हो वो भरना होता है, आप कौन कौन सा नोट जमा कर रहे हो, 10 का है या 5 का नोट है या 100 का है या 200 का है या 1000 का है, तो ये सब आपको नोट डिनोमिनेशन वहां पर देना होता है। और फिर जाके तब वो स्लिप आप देते हो कैशियर को, तो वो कैशियर देखता है कि अच्छा इस अकाउंट में 1000 जमा करना है, तो वो फिर एंट्री पास करता है और लिख देता है कि हाँ भाई 1154 अकाउंट नंबर में 1000 जमा हो गया है। ठीक है, तो ये पे इन स्लिप का जरूरत कब होता है? जब किसी बंदे को पैसा जमा करना होता है अपने अकाउंट में, तो वो अपने बैंक में जाता है और वहां पर एक स्लिप है जिसका नाम है पे इन स्लिप, वो स्लिप भर कर पैसा जमा करता है। ये पे इन स्लिप सिर्फ कैश जमा करने के लिए यूज नहीं होता है, बल्कि इसके साथ साथ आप एक चेक भी जमा कर सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आपका अकाउंट है HDFC बैंक में और जो आपका दोस्त है उसका बैंक है SBI में, तो अगर वो आपको पैसा देना चाहता है और वो बोला कि हम तुमको कैश नहीं देंगे, हम चेक देंगे, तो हम बोले ठीक है चेक दे दे। तो उसका तो अकाउंट है SBI बैंक में, तो वो क्या करेगा, SBI बैंक उसको चेक दिया होगा,
चेकबुक दिया होगा तो वो चेकबुक में मेरा नाम लिख देगा और लिख देगा कि हम 1000 रुपया सर को दे रहे हैं, तो वो अपना चेक हमको ला कर दे देगा। अब हम ये वाला चेक तो उसके नाम का है, मतलब उस बंदे का है, तो उसके अकाउंट में से ये चेक का पैसा कम करना है और मेरे अकाउंट में जमा करना है, यही बात हुआ ना। तो वो चेक को हम क्या करेंगे, पे इन स्लिप लेंगे और उसमें हम अपना नाम लिखेंगे, अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे और जो भी चेक में डिटेल्स लिखा हुआ है कि चेक नंबर क्या है, कौन सा बैंक का चेक है, कितना अमाउंट का चेक है, वो सारा हम पे इन स्लिप में लिख देंगे और उसके अंदर मोड़ कर, मतलब उसमें पिन लगाकर हम कैशियर को दे देंगे, या एक बॉक्स आता है वो बॉक्स में जमा कर देंगे। तो वो कैशियर कभी उस चेक को देखेगा तो उसके नीचे पे इन स्लिप लिखा रहेगा, तो उसको समझ में आएगा, अच्छा ये जो चेक है ये सद्दाम का दोस्त ने इसको दिया है या कोई भी दिया है, तो ये चेक को सद्दाम के अकाउंट में जमा करना है और उसके अकाउंट से पैसा कट कर देना है। तो एचडीएफसी वाला बैंक वाला, वो एचडीएफसी बैंक वाला के पास कौन सा रिकॉर्ड होगा, सिर्फ एचडीएफसी का होगा। तो एसबीआई वाला का तो रिकॉर्ड नहीं होगा, तो वो एसबीआई को कॉल करेगा, मतलब एसबीआई से वो पूछेगा या एसबीआई को वो चेक भेज देगा, क्योंकि ये चेक तो हमको जो दोस्त दिया था वो एसबीआई का है, तो एसबीआई का अकाउंट में पैसा है कि नहीं है ये एचडीएफसी वाले को कैसे पता चलेगा। तो एचडीएफसी वाला बैंक वो चेक को भेज देगा एसबीआई में और बोलेगा कि देख लो क्या सद्दाम का दोस्त का अकाउंट में पैसा है जो वो देना चाहता है अपना दोस्त को। तो वो देखेगा तो बोलेगा हाँ सद्दाम के दोस्त के अकाउंट में पैसा है। तो वो क्या करेगा कि 1000 रुपया उसके अकाउंट से कट कर देगा और वो 1000 रुपया एचडीएफसी वाले को दे देगा और एचडीएफसी वाला मेरे अकाउंट में जमा कर देगा। तो ये पे इन स्लिप का जरूरत कहाँ कहाँ पड़ता है, जब आपको पैसा जमा करना हो या फिर आपको किसी ने चेक दिया है, वो चेक को आप अगर जमा करना चाहते हो तब जाके आपको पे इन स्लिप भरना पड़ता है। आए समझ में। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो जो बात है वो हम आपको बता दिए हैं, अब इसके अंदर वही सारा चीज लिखा हुआ है, तो एक बार आप रीड कर लेना तो समझ में आ जाएगा। बट उससे बेहतर क्या होता है ना कि आप बैंक जाओ और वहां पे देखो कि पे इन स्लिप कैसा होता है। तो देखो पेज नंबर 179 में है जो फिगर 6.1 ए है, वैसा ही आपको पे इन स्लिप होता है नॉर्मली, उसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब आते हैं दूसरा विड्रॉल स्लिप की तरफ। तो विड्रॉल स्लिप क्या होता है। विड्रॉल स्लिप क्या होता है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है विड्रॉ, मतलब अगर आपको पैसा निकालना है अपने अकाउंट से, अगर हम गए एचडीएफसी बैंक और मेरा अकाउंट है 1154 और हमको इस अकाउंट में से पैसा निकालना है, तो हम कैशियर को जाएंगे और बोलेंगे मेरे अकाउंट से पैसा दे, तो कैशियर बोलेगा ऐसे हम नहीं देंगे, आप ऐसा करो एक स्लिप भरो जिसका नाम है विड्रॉल स्लिप। तो वो विड्रॉल स्लिप हम बैंक में से लेंगे और वहां पर लिखेंगे कि सद्दाम के अकाउंट से अपना नाम लिखेंगे, अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे और उसमें इंस्ट्रक्ट करेंगे कि हमको 1000 रुपया अपने अकाउंट से निकालना है और अपना साइन करेंगे, तब जाके ये हम दे देंगे कैशियर को। तो कैशियर देखेगा कि अच्छा सद्दाम के अकाउंट से 1000 रुपया निकालना है और इसे देना है, और फिर उसके बाद वो साइन मैच करेगा कि क्या ये सद्दाम का ही साइन है, क्योंकि साइन अब कोई दूसरा करेगा तो वो मेरे अकाउंट से तो पैसा देगा नहीं, तो इसलिए वो साइन वगैरह भी चेक करता है। तो विड्रॉल स्लिप कब यूज होता है, जब आपको अपने अकाउंट से पैसा निकालना होता है, तब जाके आप विड्रॉल स्लिप का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, अब ये कैसा दिखता है, तो 6.1 बी उसके तरह दिखता है। तो ये एक बार यूज करो, एक बार आप जब तक यूज नहीं करोगे ना तब तक समझ में नहीं आता है। तो इसलिए अगर आपका अकाउंट हो या नहीं हो तो अकाउंट खुलवाओ, और अकाउंट खुलवा कर ये सब चीज जब आपको मिलेगा और जब आप यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपका अकाउंट नहीं है और नहीं खुलवाते हो या नहीं खुलने का जरूरत है, तो फिर अपने पापा का अकाउंट में जाके पैसा जमा करो या उनके अकाउंट से पैसा निकालो, तो देखो कि आपको क्या क्या चीज का वहां पे जरूरत पड़ता है। फिर आते हैं हम लोग थर्ड नंबर, बैंक पासबुक। तो आपको पासबुक का हम जिक्र किए थे कि पासबुक कौन देता है, बैंक वाला देता है। और बैंक वाला वो पासबुक में क्या रिकॉर्ड करता है, जो जो ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट में हुआ है वो बैंक वाला रिकॉर्ड करता है। मतलब वो पासबुक हमको दे दिया और हम 1000 रुपया अगर आज निकाल रहे हैं तो वो पासबुक में लिख देगा कि 1000 रुपया सद्दाम ने आज निकाला। फिर हम कल जाके 2000 जमा किए तो वो पासबुक में वो बैंक वाला लिखेगा
कि 2000 रुपया सद्दाम के अकाउंट में जमा हुआ। तो ये जो भी बैंक का पासबुक में रिकॉर्ड होगा वो कौन रिकॉर्ड करेगा? वो बैंक वाला रिकॉर्ड करता है। तो बैंक वाला ये रिकॉर्ड करता है कि उसके अकाउंट होल्डर मतलब हम, मेरे अकाउंट में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, ये कौन मेंटेन करता है? ये बैंक वाला अपने हिसाब से मेंटेन करता है और उसे कहते हैं बैंक पासबुक। ठीक है, सब आदमी को वो जितना भी अकाउंट खुलवाएगा जो सबको वो पासबुक देता है। ठीक है, और पासबुक के अंदर वो लिखता है कि किसको कितना पैसा किसके अकाउंट में आया और किसके अकाउंट से कितना पैसा गया। तो ये पासबुक बैंक वाला मेंटेन करता है। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट में है बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट क्या होता है? तो बैंक स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपको, आप मान लो 1 महीने से पूरा ट्रांजैक्शन किए हो, मान लो आप 1 महीने पहले अपना बैंक अकाउंट खुलवाए थे और 1 महीना से आप ट्रांजैक्शन कर रहे थे, मतलब आप पैसा जमा कर रहे थे, पैसा निकाल रहे थे। तो ये जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा था वो बैंक वाला रिकॉर्ड कर रहा था। तो वो रिकॉर्ड जो किया है तो उसी का एक स्टेटमेंट दे देगा, मतलब पूरे 1 महीने का वो आपको एक डॉक्यूमेंट देगा और उसके अंदर आपके अकाउंट में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया वो पूरा एक पेपर में, या फिर एक पेपर लगे या 2 पेपर लगे, क्योंकि अगर ज्यादा ट्रांजैक्शन हो तो 2 पेपर भी लग सकता है। तो एक मतलब वो खुद से निकाल कर आपको, अगर आप मांगोगे उससे कि भाई हमको स्टेटमेंट दे दो पिछले महीने का, तो वो आपका पिछले महीने में जो ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब जितना पैसा आया, जितना पैसा गया और जितना आपका अकाउंट में डेली बेसिस पे पैसा था, उसका पूरा रिकॉर्ड निकाल कर देता है। उसे हम लोग बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है भाई? फिर एक है बैंक एडवाइस। तो बैंक एडवाइस क्या होता है? तो जो बैंक एडवाइस है ना, बैंक एडवाइस क्या होता है? तो बैंक एडवाइस जो है वो बैंक वाला, मतलब बैंक वाला भेजता है अपने कस्टमर को, मतलब अपने अकाउंट होल्डर को। क्यों भेजता है? कि अगर उसके अकाउंट से कुछ पैसा कट रहा है या काटा जा रहा है तो उसको बता देने के लिए अकाउंट होल्डर को भी ये बात पता होना चाहिए। तो अगर मान लो बैंक वाला कुछ मेरा पैसा कट कर रहा है बैंक चार्जेस बोलकर, तो वो कट कर लेगा तो हमको तो बताएगा ना। तो जब हमको वो बताएगा तो किस तरीके से बताएगा? तो वो हमको बैंक एडवाइस करके एक भेजेगा। तो वो स्लिप रहेगा जिसमें कि लिखा रहेगा कि बैंक वाला ने आपके अकाउंट से 50 रुपया कट कर लिया है बैंक चार्जेस बोलकर, क्योंकि आप बैंक से इतना काम करवा रहे हो तो बैंक वाला अपना कुछ चार्जेस कट कर लेता है। तो ये बैंक चार्जेस जब बैंक वाला अपने मर्जी से कट कर लिया है मेरे अकाउंट से तो वो हमको बताएगा। तो वो हमको कैसे बताएगा? वो बैंक एडवाइस भेज कर बताएगा हमको। ठीक है, आया समझ में? तो ये हो गया। अब हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में बताए हैं। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जो हम लोग बताए हैं कि बैंक बनाता है पासबुक, वो अपने हिसाब से बैंक वाला बनाता है पासबुक और हम बनाते हैं कैश बुक। तो हम बनाते हैं कैश बुक और बैंक वाला बनाता है पासबुक। तो ये दोनों कभी कभी नहीं सेम होता है। तो ये सेम क्यों नहीं होता है, उसी के लिए हम लोगों को एक स्टेटमेंट बनाना है कि सेम नहीं होने का रीजन क्या है। तो उसी को हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। आया समझ में? अब इसके अंदर ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपका डिफरेंस होने का क्या कारण है, मतलब आपका कैश बुक और पासबुक के हिसाब से मतलब डिफरेंस होने का क्या कारण है। मतलब जैसे आपको हम बताए हैं कि यहाँ पर कैश बुक कौन बनाता है? हम बनाते हैं। और पासबुक पासबुक कौन बनाता है? पासबुक जो है वो बैंक वाला बनाएगा। तो जब बैंक वाला पासबुक बनाएगा और हम अपने हिसाब से कैश बुक बनाएंगे तो ये दोनों अमाउंट सेम होना चाहिए, बट ये सेम नहीं होता है। तो ये सेम जब नहीं होगा तो इसके लिए हम लोगों को रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका कारण क्या हो सकता है, यहाँ पर रीजन क्या हो सकता है कि दोनों में डिफरेंस क्यों हो? तो यहाँ पर 2 रीजन के वजह से हम लोगों को यहाँ पर दोनों में डिफरेंस मिलेगा। कौन सा दोनों में डिफरेंस मिलेगा? हम लोगों को यहाँ पर एक
एक आपको पासबुक और जो दूसरा है वो होता है कैश बुक। तो जो कैश बुक है वो कौन बनाता है? वो आप बनाते हो, आप बनाते हो। तो आप जो बनाते हो कैश बुक, तो कैश बुक के अंदर आप दो चीज का एंट्री लेते हो, एक जो कैश ट्रांजैक्शन हुआ है उसका, और दूसरा जो आप बैंक के रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसका। तो यहाँ पर जो आप कैश बुक बना रहे हो डबल कॉलम, तो उसके अंदर बैंक बैलेंस जो आपके हिसाब से आता है, आपके हिसाब से, क्योंकि कैश बुक आप बनाए हो और कैश बुक में आप बैंक का भी रिकॉर्ड रखे हो, तो बैंक में कितना पैसा आया कितना पैसा गया उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कितना पैसा आपके अकाउंट में है। तो ये आपके हिसाब से ये बनता है कैश बुक। और जो पासबुक है ये बनाता है आपका बैंक, आपका बैंक वाला। मतलब बैंक वाला आपका रिकॉर्ड मेंटेन करता है और वो बताता है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा आया है और कितना पैसा गया है और आपके अकाउंट में कितना पैसा बचा हुआ है। तो इसके हिसाब से मान लो ये बताता है कि मेरे अकाउंट में 200 रुपया है, और जब हम मेंटेन कर रहे थे कैश बुक जिसके अंदर बैंक भी मेंटेन कर रहे थे, तो हमको पता चला कि मेरे अकाउंट में 250 रुपया होना चाहिए। हम कहे कि 250 होना चाहिए, जब हम बैंक गए और पासबुक देखे तो वहां पे हमको सिर्फ 200 दिख रहा है। तो ये दोनों डिफरेंट है। तो ये जब दोनों डिफरेंट है तो इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण, दो कारण हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक कारण हो सकता है। तो ये दोनों में से कोई भी एक कारण हो सकता है। तो क्या क्या कारण हो सकता है? एक हो सकता है कि टाइमिंग डिफरेंस हो, टाइम का डिफरेंस हो, ये पहला कारण हो सकता है। और जो दूसरा कारण है वो हो सकता है कि कोई एरर हो गया हो या फिर कोई ओमिशन हो गया हो। एरर का मतलब है कि कोई गलती हो गया हो, या तो हमसे गलती हो गया हो या तो बैंक वाले से गलती हो गया हो, उसे एरर कहेंगे। और ओमिशन का मतलब है कि कुछ छूट गया हो, मतलब हम या तो रिकॉर्ड नहीं किए होंगे या तो बैंक वाला रिकॉर्ड नहीं किया होगा, तब जाके ये डिफरेंस आ रहा है। जैसे कि मान लो अगर हम कहते हैं कि मेरे हिसाब से 250 होना चाहिए, बैंक बोलता है 200, तो हम बोले क्यों? तो बैंक वाला बोला कि भाई हम तुम्हारे अकाउंट में से 50 रुपया कट कर लिए हैं बैंक चार्जेस का, इसलिए 200 दिख रहा है। और हम अपने बुक्स में बैंक चार्जेस बोल के नहीं दिखाएं, तो हमसे ओमिशन हो गया है, हमको पता ही नहीं था, हमसे गलती हुआ है। और गलती कैसा गलती हुआ है कि हम रिकॉर्ड ही नहीं किए हैं, तो वो आ जाता है ओमिशन के केस। आया समझ में? तो इस वजह से तो ये आपका दो मेजर डिफरेंस होता है जिसके वजह से आपका बैलेंस मैच नहीं होता है। और यही बैलेंस को मैच जो नहीं हुआ है उसका कारण निकालने के लिए आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है। तो दो डिफरेंस क्या है? एक है टाइम का डिफरेंस और दूसरा है या तो एरर हो गया है, गलती हो गया है, या तो ओमिशन हो गया है, मतलब छूट गया है। आया समझ में? डन। तो ये हो गया आपका रीजन। अब हम लोगों को एक एक रीजन को सही तरीके से समझना है कि भाई ये दोनों में डिफरेंस होता है कैश बुक और पासबुक में। तो ये दोनों का डिफरेंस दो रीजन से होता है, एक टाइम का डिफरेंस और दूसरा होता है या तो एरर या तो ओमिशन। तो अब ये दोनों को सही तरीके से हम लोगों को समझना जरूरी है। आया समझ? चलो अब एक एक करके हम लोग डिफरेंस देखते हैं। अब बोला कि डिफरेंस आपका कैश बुक और पासबुक में दो कारण से हो सकता है। दो कारण क्या बताया?
दो कारण आपको मालूम चला कि एक हो सकता है टाइम का डिफरेंस और दूसरा हो सकता है आपका एरर या फिर ओमिशन। ठीक है, तो ये दो कारण हैं। अब ये दो कारण को हम लोग सही तरीके से समझेंगे, एक एक करके एक एक चीज समझेंगे कि टाइम डिफरेंस मतलब क्या होता है, एरर और ओमिशन का मतलब क्या होता है। तो ये हम लोगों को समझना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टाइम का डिफरेंस क्या होता है। देखो यहाँ पर, तो इसके अंदर टाइम डिफरेंस के अंदर दो चीज बताया है, दो चीज बताया है। तो दो चीज में क्या बताया है भाई? तो टाइम डिफरेंस के अंदर बताया है कि आपका आपका बताया है कि ट्रांजैक्शन transaction appears in cash book but not in passbook। ये एक कारण हो सकता है कि आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया है पर पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तब जाके डिफरेंस आ सकता है। जैसे कि अगर हमने किसी को चेक दे दिया है, तो हम जब चेक देंगे तो जब हम कैश बुक बनाएंगे तो कैश बुक में हम कौन सा साइड लिखेंगे? मेरा पैसा कम होगा बैंक से, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई किसको दिए? बाई अमित को दिए, मान लो 2000, तो बाई अमित लिखेंगे और बैंक में 2000 लिख देंगे। तो जब बैंक में हम 2000 लिख दिए हैं, इसका मतलब है कि हम ये समझ रहे हैं कि मेरे बैंक में से 2000 कट गया है या कम हो गया है। पर जब हम अमित को चेक दिए हैं तो हो सकता है कि अमित वो चेक खुद अपने पास रखे हुआ है और वो चेक को लेकर बैंक नहीं गया है अभी तक पैसा निकालने। तो जब वो पैसा नहीं निकाला है अभी तक, तो बैंक में से मेरा पैसा अभी तक कट नहीं हुआ होगा। पर हम अपने हिसाब से अपने कैश बुक में हम दिखा दिए हैं कि मेरा अकाउंट कम हो गया है, पर बैंक में अभी तक वो चेक पहुंचा ही नहीं है। जब वो चेक पहुंचा ही नहीं है तो बैंक वाला मेरे अकाउंट से पैसा कम नहीं किया होगा। तो इसके वजह से बैंक मेरे कैश बुक के हिसाब से मेरा अकाउंट में मान लो सिर्फ 3000 रुपया दिख रहा है, तो जो बैंक वाला है उसके हिसाब से 5000 रुपया दिखता होगा, क्योंकि मेरे अकाउंट में 5000 था मेरे हिसाब से भी, बैंक वाले के हिसाब से भी। तो जब हम 2000 का चेक दे दिए तो हम अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिए, तो अब हमको पता चल रहा है कि मेरे अकाउंट में से 2000 कट जाएगा तो 3000 बचेगा। तो हम सोच कर बैठे हैं कि मेरे अकाउंट में सिर्फ 3000 है, ठीक है ना। बट जब हम बैंक गए और बैंक से पासबुक लिए तो वहां पे हमको 5000 दिख रहा है। तो वो 5000 क्यों दिख रहा है? कितना का डिफरेंस है? 2000 का। तो 2000 का डिफरेंस क्यों दिखा? क्योंकि हमने तो अपना अकाउंट को कम कर दिया, बट सामने वाला जो अमित था वो बंदा अभी तक बैंक जाकर पैसा नहीं निकाला है मेरे अकाउंट से, इसलिए बैंक में 5000 दिख रहा है। तो हम बता सकते हैं कि 2000 का डिफरेंस क्यों है? क्योंकि जो हमने चेक अमित को दिया था वो चेक हम दे दिए हैं, बट वो अभी तक जाके डिपॉजिट नहीं करवाया है बैंक में। तो इस कारण से मतलब मेरे कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए हैं हम, बट पासबुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। आया समझ में? तो देखो इसके अंदर दो चीज आएगा कि इसके अंदर दो चीज आएगा कि आपने चेक इशू किया है, मतलब चेक जो है हम किसी को दिए हैं उसको इशूड बोलते हैं। चेक इशूड, हमने चेक किसी को दे दिया है बट वो अभी तक बैंक नहीं ले गया है, तो उसे कहते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक।
मतलब हमने तो अपने हिसाब से चेक दे दिया है, तो हम अपना कैश को कम कर दिए हैं, बट वो चेक अभी तक बैंक नहीं पहुंचा है, इसलिए बैंक वाला वो अमाउंट को कट नहीं किया है, तो उसे कहेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक मतलब बैंक में अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ है। ये एक कारण हो सकता है कि मेरे कैश बुक में हमने रिकॉर्ड किया बट बैंक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो देखो टाइमिंग का डिफरेंस है ना, हम रिकॉर्ड कर लिए बट अभी तक बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो उसका कारण क्या है, मतलब यहाँ पर कि चेक हमने इशू किया था बट वो अभी तक बैंक में नहीं पहुंचा है। तो ये एक रीजन हो सकता है। और इसी का उल्टा दूसरा रीजन हो सकता है कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक का मतलब क्या हो गया कि चेक जो है हमको किसी ने चेक दिया था, तो मान लो हमको अभी सुमित से चेक मिला है, तो जब हमको चेक मिलेगा तो हम कैश बुक में कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में या क्रेडिट में? तो हम डेबिट में लिख देंगे टू सुमित और बैंक के कॉलम में लिख देंगे 5,000 रुपया कि 5,000 का चेक मिला था, तो हम लिख दिए बैंक के कॉलम में 5,000, मतलब मेरे हिसाब से बैंक में 5,000 बढ़ गया। बट वो चेक हमको मिला है, बट वो चेक को हमने क्या किया कि हमको मिला और जैसे ही हमको मिला तो हम अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लीजिए। अब वो चेक हम ले जाकर अपने बैंक में जमा कर दिए, बट बैंक वाला क्या है कि वो चेक अभी तक वो चेक का रिकॉर्डिंग नहीं किया है, मतलब वो चेक को रिकॉर्ड नहीं किया है, मतलब वो बैंक में ही पड़ा हुआ है चेक, और वो सुमित के अकाउंट से 5,000 नहीं कट किया है और मेरे अकाउंट में 5,000 नहीं बढ़ाया है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बैंक में मेरा 5,000 अभी कम दिख रहा है, बट मेरे कैश बुक में 5,000 से ज्यादा दिख रहा है। तो ये दोनों डिफरेंस है, तो इसी को कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस। तो ये कैसा डिफरेंस है कि मेरे कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है बट पासबुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो क्यों ऐसा हो सकता है? तो ये दो कारण से ऐसा हो सकता है कि आपका कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया हो और आपके पासबुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ हो। क्योंकि आप जब चेक किसी को देते हो तो वो बात आपको पता है, बैंक वाले को नहीं पता है। बैंक वाले को तब पता चलेगा जब वो बंदा चेक लेकर जाएगा बैंक, और बैंक से जब पैसा निकालेगा तब बैंक वाले को पता चलेगा। तो यहाँ पर हम अपने बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो इसलिए कैश बुक में हम रिकॉर्ड कर लिए हैं और अभी तक वो चेक अभी तक बैंक पहुंचा ही नहीं है, इसलिए बैंक वाला अभी तक डिडक्ट नहीं किया है, पैसा माइनस नहीं किया। देखो इशू का मतलब है कि हम किसी को चेक दे रहे हैं तो मेरा अकाउंट कम होगा, तो हम अपने कैश बुक में दिखा दिए हैं कि मेरा बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, बट अभी तक वो बैंक नहीं पहुंचा है, तो बैंक वाला मेरे अकाउंट से पैसा कम नहीं किया है। तो हम तो अपने हिसाब से दिखा दिए कि कम कर दिए हैं, पर बैंक में कम नहीं हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो यही रीजन है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इनटू बैंक। इसी का उल्टा कि चेक रिसीव्ड मतलब चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब हमको किसी से चेक मिला था और वो चेक को हम बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं, बट बैंक वाला अभी तक वो अमाउंट मेरे अकाउंट में जमा नहीं किया है। तो हम अपने हिसाब से तो कैश बुक में लिख दिए हैं कि हमको पैसा मिल गया, बट बैंक वाला अभी तक मेरे अकाउंट में नहीं लिखा है, तो उसे कहेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। आया समझ में? डन। अब इसी के अंदर टाइमिंग डिफरेंस के अंदर ही दो चीज हो सकता है। देखो यहाँ पर तो ट्रांजैक्शन कहाँ लिखा हुआ है, हमने लिखा है अपने हिसाब से, तो कैश बुक में लिखा हुआ है, पासबुक में नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसा भी तो उल्टा हो सकता है कि पासबुक में आया है, मतलब पासबुक में लिखा हुआ है और कैश बुक में नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर दो चीज आता है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ट्रांजैक्शन appears इन पासबुक। अब पासबुक में दिख रहा है बट नॉट इन कैश बुक, मतलब पासबुक में पैसा जमा हो गया है या पैसा कट गया है, बट आप अपने कैश बुक में अभी तक उसका एंट्री नहीं किए हो। क्यों नहीं किए हो? क्योंकि आपको नहीं पता हो सकता है ये बात कि आपको
पता नहीं हो, इसलिए आपने एंट्री नहीं किया है। तो ऐसा क्या क्या आ सकता है? तो देखो यहाँ पर, देखो बैंक वाला, आप जब बैंक अकाउंट खुलवाते हो, आप पैसा जमा करते हो, तो बैंक वाला आपको क्या देता है? सर बैंक वाला हमको इंटरेस्ट देता है, क्योंकि हम पैसा जमा करवाए हैं, तो हमको बैंक वाला इंटरेस्ट देता है। तो जब वो इंटरेस्ट देगा बैंक वाला, तो मेरा अकाउंट बढ़ेगा या घटेगा? सर मेरा अकाउंट बढ़ जाएगा। तो बैंक वाला खुद से इंटरेस्ट दे दिया और आपका अकाउंट को बढ़ा दिया। पर ये बात तो हमको नहीं पता है कि मेरा अकाउंट कितना से बढ़ाया है। तो जब हम बैंक गए तो देखे कि मेरे अकाउंट में 10 रुपया ज्यादा दिख रहा है और मेरे हिसाब से तो 10 रुपया कम होना चाहिए था। तब हमको पता चला कि अरे, बैंक वाला ने 10 रुपया का हमको इंटरेस्ट दे दिया है। तो वो इंटरेस्ट अभी तक हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए थे, तो अब हमको पता चल गया है। तो अब हम कैश बुक में जब रिकॉर्ड कर देंगे कि हमको इंटरेस्ट मिला है 10 रुपया का, मतलब मेरा बैंक हम अपने हिसाब से बढ़ा लेंगे, तो अब क्या होगा, दोनों मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका पासबुक में एंट्री था, किस चीज का था? इंटरेस्ट का था, बट वो हमको नहीं पता था, इसलिए मेरे बुक्स में नहीं था। तो ये कारण क्या हो सकता है कि ट्रांजैक्शन आपका पासबुक में है पर कैश बुक में नहीं है। तो वो क्या कारण से हो सकता है? तो पहला बोलता है कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, मतलब बैंक वाला ने आपको इंटरेस्ट दिया है, ठीक है? तो बैंक वाला ने आपको इंटरेस्ट दिया है, तो बैंक वाला एंट्री पास कर लिया, बट हम एंट्री पास नहीं किए हैं, तो इस वजह से डिफरेंस दिख रहा है। एक और क्या है, फिर आगे देखो। अब ऐसा हो सकता है कि जो सुमित है मेरा कस्टमर है, तो वो जो कस्टमर है ना, उसको हम सामान बेचे थे उधार में 1000 का। तो जब हम उधार में उसको सामान बेचे हैं 1000 का, तो उससे हमको 1000 चाहिए। तो वो क्या किया, उसको मेरा अकाउंट नंबर पता था, तो वो मेरे बैंक में चला गया और मेरे बैंक में मेरे अकाउंट में 1000 रुपया जमा कर दिया। तो मेरा पासबुक में जब हम देखें, तो मेरा पासबुक में मेरा बैंक में पैसा बढ़ा हुआ था। पर जब हम अपने कैश बुक में चेक किए तो देखे कि मेरा कैश बुक में तो कम दिख रहा है। तब हमको पता चला कि जो मेरा एक कस्टमर है सुमित, वो 1000 रुपया बैंक में जाकर खुद से जमा कर दिया था। तो वो तो बैंक वाला को पता है, तो इसलिए वो पासबुक में दिखा रहा है कि मेरा अकाउंट बढ़ा है पैसा 1000 से। बट हमको कैश बुक में हम रिकॉर्ड नहीं किए, क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि वो जाके जमा किया है वहां पे। वो तो हमको बाद में पता चला, जब हमको पासबुक और कैश बुक देख रहे थे, तब हमको पता चला कि अच्छा, सुमित ने मेरा पैसा जो वो हमको देता वो कैश में नहीं दिया और डायरेक्टली मेरे अकाउंट में जमा कर दिया। तो इसलिए पासबुक में वो एंट्री हो गया है और मेरे कैश बुक में वो एंट्री नहीं है, इसलिए दोनों डिफरेंस है। तो देखो, इसलिए तो ट्रांजैक्शन अपीयर्स इन पासबुक, पासबुक में वो एंट्री है, क्योंकि वो डायरेक्टली जाके जमा किया बैंक में, तो बैंक वाला को पता है, तो पासबुक में एंट्री है। और हमको नहीं पता है, तो कैश बुक में एंट्री नहीं है। तो इस कारण से दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बोला वो कि डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक, मतलब बैंक वाला को डायरेक्टली पैसा जमा हो गया है, बैंक वाला डायरेक्टली कलेक्ट कर लिया है पैसा। किसके बिहाफ में? मेरे बिहाफ पे। मतलब वो कस्टमर पैसा किसको दिया? हमको। तो मेरे बदले में मेरा बैंक वाला उससे पैसा ले लिया। मतलब जब ये गया पैसा देने के लिए, तो वो मेरे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया। तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक, ठीक है? अब क्या, देखो, जब बैंक वाला कुछ पैसा कलेक्ट कर सकता है मेरे बदले में, तो बैंक वाला मेरे बदले में कुछ खर्च भी तो कर सकता है। तो अब मान लो, अगर हमने कह कर रखा है बैंक वाला को कि मेरा जो भी महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल आए, तो वो बैंक वाला तुम बगैर हमसे पूछे हुए वो इलेक्ट्रिक बिल जो मेरे नाम का है उसको मेरे अकाउंट से जमा कर देना। तो जब वो जमा करेगा, तो जैसे मान लो मेरा 1000 रुपया का इलेक्ट्रिक बिल आया, तो वो इलेक्ट्रिक बिल
बैंक वाला को पता चल गया कि सद्दाम के नाम का 1000 रुपया इलेक्ट्रिक बिल आया है, तो हम उसको कहे हुए थे कि तुमको जैसे पता चले मेरे अकाउंट में से मेरा इलेक्ट्रिक बिल जमा कर देना। तो उसने, बैंक वाला ने 1000 रुपया जो मेरा इलेक्ट्रिक बिल था वो जमा कर दिया है। और ये बात मेरा ज़हन में नहीं था, क्योंकि हमको पता नहीं था कि इलेक्ट्रिक बिल कितना आया, या फिर हम बहुत बिजी थे तो हमको नहीं पता था। तो बैंक वाला ये पेमेंट कर दिया। तो जब बैंक वाला ये पेमेंट कर दिया तो पासबुक में वो क्या दिखाएगा कि मेरा अकाउंट बढ़ा या घटा? मेरा अकाउंट को वो घटा हुआ दिखा देगा, कम कर देगा बैंक वाला। और मेरा कैश बुक में हम ये एंट्री नहीं किए हैं, क्योंकि हमको याद ही नहीं था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पेमेंट हुआ है। तो हम अपने कैश बुक में एंट्री नहीं किए अभी तक। तब जाके हम देखे कि अरे यार, मेरे हिसाब से तो ज्यादा दिखना चाहिए था पैसा, बट बैंक वाला बोलता है आपके अकाउंट में कम है 1000 रुपया। तो तब हमको, फिर जब रिकनसाइल करने बैठे, तब हमको पता चला कि अच्छा, बैंक वाला ने मेरे बदले में पैसा जमा कर दिया है, जो कि हमको नहीं उस टाइम याद था। तो हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए हैं। तो कहाँ रिकॉर्ड हुआ है? क्योंकि बैंक वाला पेमेंट किया है तो पासबुक में रिकॉर्ड है और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। तो ट्रांजैक्शन अपीयर्स इन पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। तो इसके अंदर एक दूसरा क्या आ जाएगा कि बैंक वाला डायरेक्टली पेज द एक्सपेंसेस। मतलब अगर मेरा कोई एक्सपेंसेस है तो उसको अगर वो पे कर रहा है बैंक वाला, तो बैंक वाला अपने बुक्स में एंट्री करेगा और मेरे बुक्स में एंट्री नहीं हो रहा है। इसलिए दोनों में डिफरेंस है, और ये डिफरेंस को हम लोग कहते हैं टाइम डिफरेंस। आया समझ में? अब क्या है, और इसके अंदर क्या रीजन हो सकते हैं? तो अब देखो, जैसे कि वो इंटरेस्ट दिया बैंक वाला, तो बैंक वाला तो बढ़ा दिया अकाउंट और हमको नहीं पता था, तो ये एक हो गए। तो अब इसी का उल्टा सोचो, जब वो पैसा हमको दे सकता है तो मेरा पैसा तो कट भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो इतना सारा काम कर रहा है मेरे बदले में, तो बैंक वाला भी तो कोई चार्जेस लेता होगा। तो बैंक वाला कुछ पैसा कट कर दिया है मेरे अकाउंट से, और हमको वो चीज नहीं पता था। तो हम, मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मेरे अकाउंट में पैसा बहुत है, पैसा है, और बैंक वाला बोलता है नहीं, आपका 100 रुपया कम हो गया है। तब हमको रिकनसाइल करने बैठे, तब पता चला कि अच्छा, 100 रुपया बैंक वाला ने कट किया है, क्योंकि बैंक चार्जेस बोल के, जो कि हमको नहीं पता था, तो इसलिए हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए हैं, और इस वजह से दोनों में डिफरेंस आ रहा है। मतलब ये जो ट्रांजैक्शन था, जो बैंक चार्ज कट हुआ है, तो ये बैंक वाला को पता था, इसलिए पासबुक में अपीयर हो रहा है, और ये बात हमको नहीं पता था, इसलिए कैश बुक में अपीयर नहीं हो रहा है। तो इसी को कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? और बैंक चार्जेस, या फिर इसी और दूसरा वर्ड बोलते हैं ओवरड्राफ्ट चार्जेस। ओवरड्राफ्ट चार्जेस का मतलब ये होता है कि अगर मेरे अकाउंट में 1000 रुपया था और हम 1500 रुपया विड्रॉ कर लिए हैं, ऐसा होता है क्या? सर, ऐसा होता नहीं है, बट अगर आप करेंट अकाउंट खुलवाओगे तो बैंक वाला कुछ लिमिट देता है कि अगर आपके अकाउंट में पैसा कम भी है तो आप उससे ज्यादा पैसा निकाल सकते हो, बशर्ते कि आपको कुछ दिन के अंदर वो पैसा जमा कर देना होगा, और आपको साथ साथ आपको ओवरड्राफ्ट चार्जेस भी देना पड़ेगा, जो कि थोड़ा अमाउंट होता है, कुछ अमाउंट होता है जो आपको पैसा पे करना होगा, क्योंकि आपको बेनिफिट मिला। बैंक वाला, आपके अकाउंट में सिर्फ 1000 रुपया है और आप वहां से 1500 निकाल सकते हो, मतलब 500 एक्स्ट्रा निकाल सकते हो, तो इसलिए आपको कुछ ओवरड्राफ्ट चार्जेस देना होता है। तो ये बैंक वाला ने पैसा कट कर दिया ओवरड्राफ्ट चार्जेस बोल के, और वो बात हमको नहीं पता था, इसलिए कैश बुक में एंट्री नहीं है बल्कि पासबुक में एंट्री है, और यही वजह से दोनों में डिफरेंस है। तो ये हमको मालूम चला जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे थे तब। और क्या रीजन हो सकता है? तो अब यहाँ पर बोलता है डिसऑनर ऑफ चेक या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो डिसऑनर ऑफ चेक या बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि आपका देखो, यहाँ पर एक्चुअली में डिसऑनर ऑफ बिल्स या तो चेक का मतलब ये होता है कि अगर हमको बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोल के एक चीज होता है, मतलब ऐसा करो, ये पॉइंट को हम आराम से फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि
ये थोड़ा इसको समझाना पड़ेगा, तो इसको अभी रहने देते हैं और आगे चलते हैं। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट, मतलब वही हो गया कि अगर कोई भी पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट में जमा हो जा रहा है तो वो आपको पता रहता है बैंक वाले को, तो बैंक वाला पासबुक में एंट्री कर दिया है और कैश बुक में अभी तक एंट्री नहीं हुआ है, तो इस वजह से दोनों डिफरेंस होता है। तो जो लास्ट पॉइंट है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट, वो हो गया। उससे पहले का जो एक था अपना डिसऑनर ऑफ चेक या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो अगर कोई चेक डिसऑनर होता है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है तो उसके लिए भी वो बैंक वाला एंट्री कर लेता है और कैश बुक में एंट्री नहीं होता है क्योंकि वो हमें पता नहीं होता है। तो ये जो इतना सारा है, मतलब टाइमिंग डिफरेंस के अंदर दो चीज है, मतलब एक के कैश बुक में एंट्री हुआ है और पासबुक में एंट्री नहीं हुआ है। तो ऐसा कब हो सकता है? ये दो केस में हो सकता है कि आपका कैश बुक में एंट्री हुआ है और पासबुक में एंट्री नहीं हुआ है। अब दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि पासबुक में एंट्री हुआ है और कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ है? तो ये सारा जो रीजन है, ये सारा रीजन के कारण से हो सकता है कि आपके पासबुक में एंट्री हुआ है और कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है। तो आज हम लोग डिस्कस किए हैं टाइमिंग डिफरेंस को लेकर कि टाइमिंग डिफरेंस में दो सिचुएशन बन सकता है और वो दो सिचुएशंस के अंदर अलग अलग चीज, अलग अलग ट्रांजैक्शन की वजह से आपका कैश बुक पासबुक में डिफरेंस हो सकता है। अब हम लोगों को मूव करते हैं हम लोग एरर और ओमिशन के तरफ, कि एरर और ओमिशन की वजह से भी कैश बुक और पासबुक आपका मैच नहीं होगा, दोनों में डिफरेंस रहेगा। तो यह डिफरेंस कब रहेगा और क्यों रहता है, क्या कारण से डिफरेंस रहेगा, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे विद दिस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।